हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं प्रियम सर आपके लिए लेकर आया हूं आपका एक नया अध्याय जो कि बात करेगा भारत में यूरोपियन के आगमन की। तो अगर मैं आज बात करने वाला हूं यूरोपियन की कि कौन कौन से यूरोपी जो है आपके भारत में आए थे और जिन्होंने आके अपनी शासन यहाँ पर, अपनी हुकूमत यहाँ पर करी थी, और कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से हिस्से पर अपनी हुकूमत जताई है जिसने हमारा 1947 तक पीछा नहीं छोड़ा। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूरोपियन के आगमन की, जो कि भारत के अंदर आए थे और कब से आए थे और कैसे गए थे। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं प्रियम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, क्योंकि आरओ का पेपर जैसे जैसे हमारी दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेपर की तारीख भी हमारी नज़दीक आ रही है। तो पढ़ाई पर अच्छी तरीके से हमको फोकस बनाए रखना है और तैयारी अपनी जोरों शोरों के साथ हमें करती रहनी है। चैनल पे सारी वीडियोस आपकी लगातार अपलोड हो रही हैं। तो चलिए आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं हिस्ट्री का अपनी क्लास 13 के साथ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भारत में यूरोपियन का आगमन की। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हमारे पास हैं, सबसे पहले हम यहाँ से जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। तो चलिए पेन सेलेक्ट मैंने यहाँ पर अपना कर लिया। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे किसकी, भारत में जो यूरोपी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन आपके देश हैं जो भारत के अंदर आए, उसमें कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। पुर्तगाली हैं, आपके अंग्रेज हैं, फ्रेंच हैं और आपके डच हैं। अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो इस चीज़ का जो जिक्र था वो मुगल साम्राज्य में किया था मैंने, जहांगीर के शासनकाल में। मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में कदम रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और उसके बाद उन्होंने ऐसी मेजबानी रखी, ऐसे उन्होंने अपने व्यापार को स्थापित किया कि पूरे भारत पर ही अंग्रेज का शासन हो गया और ये शासन 1947 तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच और डच के लोग हमारे भारत आए और किस तरीके से उन्होंने हम पर शासन कर अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे लिए किस तरीके से व्यापार के स्थल में हमको नीचे ढकेला। तो आज की क्लास शुरू कर लेते हैं हम लोग। अपना बिना वक्त जाया करिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से सारे प्रश्न आपके जो पूछे जाते हैं वो इसमें सारे के सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे। और सारी चीज़ों को कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से लिख पाएं। तो चलिए, आई थिंक सो आपको ये सबको विजिबल होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पुर्तगाली की। ठीक है, चलिए पोर्तुगीज की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, पुर्तगालीज की बात कर लेते हैं। भारत में यूरोपियन का आगमन, बात हो रही है आपकी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। चलिए ठीक है, सर्वप्रथम ये आपका 1498 में हुआ था। तो पुर्तगाली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1458 में ये सबसे पहले आपके भारत में आए थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा, ये आपके शिप से होते हुए आए थे। ये भटके हुए निकले थे और भटक के सीधे कहां पहुंचे थे? हमारे एशिया में पहुंचे थे, मतलब भारत के छोर पर पहुंचे थे और वहां से जाकर खोज होती है भारत की। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन जनरली ऐसा कुछ नहीं है। वहां से मैं आपको बता देता हूं, पुर्तगाली से आए थे। कौन आए थे? वास्को डी गामा पुर्तगाली से आए थे। पुर्तगाली जहाज से आए, वे भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? आपके जो पुर्तगाली हैं, जो आपके वास्को डी गामा हैं, ये आपके भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। और ये जहाज पर बैठकर कहां पहुंचे? ये भारत पहुंचे। निकले तो कहीं और थे लेकिन पहुंचे कहां पर थे? भारत पहुंचे थे। और भारत में पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पे व्यापार करना शुरू कर दिया, मतलब व्यापार को स्थापित करने के लिए आए थे। पुर्तगाली के आने से पहले अरब व्यापारी, कौन से? अरब व्यापारी भारत के साथ व्यापार को नियंत्रण करते थे। चलिए समझ लीजिए, 1498 से पहले कौन करते थे? आपके अरब व्यापारी जो थे, ये अरब व्यापारी भारत के साथ क्या करते थे? ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। अब जब 1498 में जब आपके पुर्तगाली यहां पर आ गए, तो अब भारत का जो ट्रेड है, भारत का जो व्यापार है, वो किसके साथ स्थापित हो गया? वो आपका स्थापित हो गया पुर्तगालियों के साथ। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि पुर्तगाली अरब नियंत्रण को तोड़ना चाहते थे। वे पुर्तगाल में बनी चीजें बेचना चाहते थे और मसाले जैसे भारतीय सामान खरीदना चाहते थे। मतलब मेनली जो चेष्टा थी इन लोगों की, वो चेष्टा क्या थी? वो ये थी कि जो अरब के साथ जो व्यापार कर रहा है भारत, सबसे पहले तो उस गठबंधन को तोड़ दिया जाए।
गठबंधन तोड़ने के बाद दूसरी जो यहाँ पे मुख्यतः चीज निकल कर आती है, वो मुख्य चीज क्या है कि वो ये चाहते थे कि जो भारत में जो मसाले हैं, जैसे अंडमान निकोबार में भारत में सबसे ज्यादा हमारे मसाले बनाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मसाले हैं वो मसाले सबसे ज्यादा हम लोग मतलब जो है वो पुर्तगाली तक ले जाएं, और पुर्तगाल से जो बने हुए जो सामान है उसका जो व्यापार है वो हम भारत के साथ स्टैब्लिश कर ले। तो यहां पर बात हो रही है स्थापना की, वो भी किसके, व्यापार के स्थापना की। ठीक है, तो जिसमें से अरब को वो लोग वहां पे तोड़ना चाहते हैं और अरब की जगह पुर्तगाली और भारत के संबंध को जोड़ना चाहते हैं व्यापार के स्तर पर। चलिए आगे की बात करते हैं। वास्को डी गामा 20 मई 1998 को, कौन, वास्को डी गामा आपका 20 मई 1498 को भारत में कालीकट, ठीक है, किसको, कालीकट, CALICUT, कालीकट आया था। ये आपका एक पोर्ट है, ये आपका एक पोर्ट है, ठीक है जी, ये आपका एक पोर्ट है, मतलब शिप का पोर्ट है, ये आपका जहां पर आपके शिप लैंड होते हैं, ये वहां की एक जगह का नाम बता रहा है आपको, कालीकट की। कालीकट में आपके जमोरिन नामक एक शासक था, उन्होंने मसाला व्यापार को नियंत्रण किया। वास्को डी गामा जमोरिन से व्यापार करने की अनुमति मांगना चाहता था। मतलब बात यहां पर हो रही थी मसालों की, तो जो मसाले भारत में बन रहे थे, वास्को डी गामा उसको पुर्तगाली ले जाना चाहता था, वो अपनी जगह ले जाना चाहता था, यूरोपियन कंट्री ले जाना चाहता था। तो वहां के जो राजा थे, मतलब जहां वो कालीकट पर आया था, वहां के आपके जो राजा थे, राजा कौन थे, आपके जमोरिन राजा कौन थे, आपके जमोरिन राजा थे। उन जमोरिन राजा के साथ एक क्या करना चाहता था, मीटिंग कर कर ये फिक्स करना चाहता था कि भाई आप हमको मसाले दो और हम इस मसाले को कहां ले जाएंगे, पुर्तगाली ले जाएंगे, और पुर्तगाली में बने हुए सामान को हम कहां पे लाएंगे, हम भारत में लेकर आएंगे, इससे हमारा व्यापार जो है वो स्टैब्लिश होगा। अब मेन मुद्दा यह है कि आप बाय रोड तो जा नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे जाएंगे। तो वहां पर वास्को डी गामा के पास क्या था, जहाज था। तो जहाज जो था वो माध्यम बन गया दूसरे आपके यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का। तो ये यहां से बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन बनता है, वास्को डी गामा व्यापार किसके जरिए करना चाहता था, तो मसालों के जरिए करना चाहता था, क्योंकि मसालों के लेन देन के साथ वो अपने सामान को अदला बदली करना चाहता था। और साथ ही साथ में शिप जो उसके पास थी, वो शिप कहां पर उसने लैंड कराई थी, वो उसने कालीकट नाम के पोर्ट पर लैंड कराई थी, जहां से वो क्या कर रहा था, वहां के जमोरिन नामक राजा के साथ क्या कर रहा था, मीटिंग कर कर उस पर अपने मसालों के व्यापार का नियंत्रण करना चाहता था। पुर्तगालियों के भारत आने से भारत हमेशा के लिए बदल गया। पुर्तगालियों ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। महत्वपूर्ण बात, पुर्तगाली ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने गोवा, दमन द्वीप और केरल के कुछ हिस्सों को पुर्तगाली का हिस्सा बना दिया। अब मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पे देखो, गोवा, केरल, ये ऐसे आपके दो राज्य हैं जहां पर ये आपके पेनिनसुलर रीजन पड़ता है आपके भारत का, जहां पर मतलब एक तरफ से समुद्र की बात हो रही है। वहां पर क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने अपने पोर्ट को स्टैब्लिश किया और वहां से अपना अधिकार कर कर, पूर्णता अधिकार कर कर वहां पर उसको पुर्तगाली क्षेत्र बना दिया। अब जब पुर्तगाली क्षेत्र बन गया तो जाहिर सी बात है व्यापार मंडल वहां पर स्थापित होना स्टार्ट हो गया पुर्तगालियों का, जो कि मसालों के एक्सचेंज के बदले आप अपना व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, और व्यापार बढ़ाने के लिए उनको जगह चाहिए थी, और वो जगह उन्होंने हत्या ली। ठीक है, अब ऐसे तो कोई जगह देगा नहीं कि ठीक है भाई तुम अपना यहाँ पे बोरिया बिस्तर ले आओ और यहाँ पे अपना सामान बेच लो, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने में जो आपके महत्वपूर्ण जो हिस्से आए हैं वो कौन से हैं, वो गोवा का हिस्सा है, दमन का हिस्सा है, द्वीप का हिस्सा है और केरल का हिस्सा है। इन 4 हिस्सों को उनने कब्जा लिया और उसके बाद वहां से अपने व्यापार मंडल को बढ़ाना स्थापित कर दिया। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात भैया यहाँ पर इस चीज को आप नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए जानकारी मिल गई है कि पुर्तगाली भारत में आलू, मिर्च और काजू जैसी फसलें लाए थे। काजू भैया सबको खाने में बड़ा बढ़िया लगता है, कैश्यू, ठीक है, काजू, ठीक है, ड्राई फ्रूट है भाई ये आपका। तो काजू कहां से है, काजू जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है, और साथ ही साथ में आलू और मिर्च, इनकी खेती, ये जो फसलें हैं, ये फसलें कौन लेकर आया था, ये पुर्तगाली भारत लेकर आए थे, और यहां पर आकर उन्होंने इन फसलों का उत्पादन शुरू कर दिया था। पुर्तगाली शासक भारतीयों के प्रति क्रूर थे। ओ माय गॉड, यहां पर बात हो रही है एंगर की।
अब क्रूर थे तो क्रूर का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो अपनी चपेट में लेना चाहते थे, अपने कब्जे में लेना चाहते थे, पूरे व्यापार मंडल को अपने ही संक्षेप में नियंत्रण करना चाहते थे। तो पुर्तगालियों की जो कूटनीति थी वो कूटनीति क्या थी, उन्होंने कई हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाने के लिए मजबूर किया था, ये थी उनकी कूटनीति। अब जो कूटनीति थी उसमें क्या कर रहे थे कि भाई वो ईसाई धर्म से थे, वो क्रिश्चियन से थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे भारत के हिंदू और मुसलमानों को क्या कर दिया, ईसाई धर्म में परिवर्तित करा लिया, उनको मजबूर किया कि आप इस चीज में परिवर्तित हो जाएं। अब ऐसा क्या होगा कि जब एक ही समुदाय के लोग ज्यादा हो जाएंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, और जब लोग वहां के डोमिनेंट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, वो जगह उन लोगों की प्रमुख हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इस्लामिक कंट्रीज की, तो इस्लामिक कंट्रीज का नाम ही कैसे बोला जा रहा है, बोले इस्लामिक कंट्रीज, मतलब वहां पर मुसलमान लोग की मेजॉरिटी ज्यादा है, तो वो आपके कैसा हो गया, वो आपका मुसलमान क्षेत्र हो गया, ठीक है। हिंदू का है तो वो हिंदू क्षेत्र हो गया। ऐसे ही ईसाइयों ने क्या किया, बोला भाई जब यहां पर सब ईसाई हो जाएंगे तो ईसाई प्रमुख क्या हो जाएगा, ये जगह बन जाएगा, ये देश बन जाएगा, व्यापार करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 1700 के दशक में अंत तक अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश पुर्तगाली क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ओहो हो, ये यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज निकल कर आ गई कि 1700 में, मतलब 1600 से कहानी यहां पे स्टार्ट हुई थी, 1498 में सबसे पहले आपके पुर्तगाली जो थे वो भारत आ गए थे। लेकिन यहां पर कुछ और ही देखने को मिला। क्या देखने को मिला, यहां पर यह देखने को मिला कि जो आपके पुर्तगाली 1700 के दशक के अंत तक अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश पुर्तगाली क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मतलब अब जो आपके पुर्तगाली क्षेत्र थे जो उन्होंने हमसे छीने थे, जो भारत से उन्होंने कब्जा करे थे भारत पे, अब वो जो हिस्से थे वो किसके अधीन हो गए, वो अब अंग्रेजों के अधीन हो गए। अंग्रेजों ने उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तो पुर्तगाली का देखा जाए तो एक तरीके से पतन हो गया, पूर्णतः तरीके से पुर्तगाली जो चाहते थे वो उसमें विफल हो गए, वो चीजें साइड में होने लगी पुर्तगाली की। तो पुर्तगाली में जैसे केरल की बात यहाँ पे आ रही थी, दमन की बात आ रही थी, गोवा की बात आ रही थी, अब उन हिस्सों पर किसका कब्जा था, अब उन हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली आउट होंगे और आपके अंग्रेज इन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात क्या कर रहे हैं, जब यूरोपियन आए तो भारत में बहुत सी नई चीजें आई। अच्छा, जब यूरोपियन की बात आ रही है तो यूरोपियन में भाई सब आ रहे हैं, यूरोपियन में सब आ रहे हैं, पुर्तगाली भी आ रहे हैं, आपके अंग्रेज भी आ रहे हैं, आपके फ्रेंच वाले लोग भी आ रहे हैं और आपके डच समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। यहां पर चारों तरीके के लोग आ रहे हैं आपके। तो पूरे यूरोपियन की बात हो रही है कि जब यूरोपियन भारत में आए थे तो कई सारी नई चीजें लेकर आए थे। अब चीजों में क्या की है, टॉफी उफी की बात नहीं हो रही है, यहां पर फसलें लाए थे। क्या लेकर आए थे, फसलें, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा यहां पर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण आपकी चीजें बनाकर लेकर आए थे, जैसे फसलें, विचारों, धर्मों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते थे, हम रॉ मटेरियल बनाकर देते थे, मतलब कच्चा माल बनाकर देते थे अंग्रेजों के लिए, जैसे कपास, ठीक है, कॉटन। अंग्रेज क्या करते थे, उस कॉटन से कपड़ा बनाते थे, कपास से कपड़े बना दिए और वो कपड़े लाकर हमको बेच देते थे, ठीक है। तो आदान प्रदान ही तो हो रहा है यहां पर चीजों का। वही आदान प्रदान की यहां पर बात हो रही है कि धर्मों का आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और फसलों का आदान प्रदान हुआ। सोया टॉफी की बात नहीं हो रही है यहां पर। ये चार चीजें आपकी प्रमुख हैं जिसको आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपके कुछ प्रमुख आ गए, जैसे क्या आ गए, मसाले, चाय, कपड़ा और अफीम जैसी भारतीय वस्तुएं यूरोप के लिए महत्वपूर्ण हो गई। किसके लिए, मसाले, चाय, कपड़ा और अफीम। अफीम बोले तो तंबाकू, ठीक है, ठीक है, इट अ टाइप ऑफ अ ड्रग, ठीक। तो अफीम, मसाले, कपड़ा और चाय, ये जो चार चीजें की, ये जो चार वस्तुएं हैं, ये चार वस्तुएं यूरोपियन के लिए खास हो गई, उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई। अब ये उनका सेवन करने लगे और उनको ले जाकर अपने अपने यूरोपियन देशों में ले जाने लगे। जैसे पुर्तगाली मसालों के पीछे पड़ गए, है ना, अंग्रेज आप हमारे कपड़ों के पीछे पड़ गए, बोले भाई हमें रेशम दो भैया, हमें कपास दो, हम कपड़े बनाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वहां से भारत से बाहर ले जाई गई और बाहर से भारत लाई गई। तो ये सारी चीजों का तालमेल बना, उसी के साथ व्यापार मंडल जो था वो हमारा स्थापित होने लगा।
यूरोपीय लोगों के साथ व्यापार ने कुछ भारतीयों को बहुत अमीर बना दिया, लेकिन कई भारतीय व्यापारियों को व्यापार में घाटा हुआ। तो मतलब इसमें जैसे कुछ लोगों के पास, जिनके पास रॉ मटेरियल ज्यादा था, मतलब कच्चा माल ज्यादा था, वो लोग तो बहुत अमीर होते चले गए, लेकिन जिन लोगों के पास, बेचारों के पास नहीं था, जो किसी दूसरे से लेकर सामान बेचा करते थे, अब वो घाटे में चले गए। ठीक है, तो भाई व्यापार मंडल से भारत पर असर पड़ा। भारत में कुछ लोग, अधिकांश आपके अमीर हो गए और अधिकांश लोग आपके क्या हो गए, गरीब हो गए। ठीक है, आगे की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पुर्तगाली भारत में आपके पहले यूरोपियन शासक थे। ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो भारत के में सबसे पहले यूरोपियन शासक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आपके जो यूरोपियन शासक थे वो कौन थे, तो उसका जवाब क्या होगा, वो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, और कब आए थे, 1498 में आए थे। कब आए थे, 1498 में आए थे। उन्होंने तट पर उपनिवेश बनाए और व्यापारिक स्थान बनाए, क्योंकि भैया कब्जा किया है तो बनाएंगे तो है ना, कब्जा करके रख लिया इन्होंने हमारे जगहों पर। जैसे गोवा है, वहां पर पोर्ट है, उस पर कब्जा कर लिया, अब वहां पर जाकर अपना व्यापारिक मंडल स्थापित कर लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और 450 से अधिक वर्षों तक उस पर शासन किया। मतलब गोवा पर कब्जा करने वाला कौन था, तो आपके कब्जा करने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो आपके पुर्तगाली थे। ठीक है, कब कब्जा किया, तो 1510 में कब्जा किया। कितने वर्षों तक कब्जा करा रहा, तो ये आपके 450 वर्षों तक कब्जा करा रहा। ठीक है, तो पुर्तगाली ने आपके 1510 में गोवा पर कब्जा करता है और गोवा पर कब्जा करने के बाद क्या करता है, आपके 450 साल तक ये इस पर पूर्णतः तरीके से अपना अधिकार जमाए रखा, इस पर शासन करता रहा और वहां पर कब्जा करने के बाद उसका व्यापार मंडल और भी ज्यादा अच्छा स्थापित हो गया था। पुर्तगाली ने दिखाया कि यूरोपियन शासकों के पास भारतीय शासकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्या है, अधिक शक्तिशाली हथियार थे। पुर्तगालियों ने अब भारतीयों को डरा दिया, बोले देखो भाई हमारे पास तुमसे ज्यादा अच्छे पैमाने में अच्छे बढ़िया वाले शक्तिशाली हथियार हैं, बंदूक है भाई हमारे पास। इस अनुभव के बाद में अन्य यूरोपीय शक्तियों को भारत का अधिक भाग जीतने में मदद मिली। मतलब अब भारत को यहां पर क्या कर रहे हैं, भारत को यहां पर भैया देखो नीचे झुकाने की बात हो रही है, क्योंकि भारत में अब व्यापार मंडल अच्छी तरीके से स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो भारत को हम नीचे ढकेलने की बात हो रही है। बोले भाई देखो ऐसा है, तुम अब नीचे की तरफ चले जाओ, काहे, क्योंकि हमारे पास बंदूक है, 2-4 गोली वोली मार देंगे, टपक जाओगे। ठीक है, तो क्या फायदा, चुपचाप शांति से बैठे रहो, हमें हमारा व्यापार करने दो। तो पुर्तगालियों की ये रणनीति ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर क्या किया, अपना अधिकार खो दिया और पुर्तगालियों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो भाई देखो एक जाएगा तो दूसरा तो महाशक्ति आएगा ही नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे की बात कर देते हैं। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश की। किसकी बात करते हैं, ब्रिटिश शासन की बात कर लेते हैं। तो बता देते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर, आपको मैंने बताया था 31 दिसंबर आपके 1600 को सबसे पहले भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जहांगीर के वक्त में स्थापना होती है इस चीज की। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहां से देख लेते हैं तो भैया क्या, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आते हैं, जो कि कब आते हैं, 1498 में। उसके बाद आपके कौन आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, और कब आते हैं, आपके 1600 में। ठीक है, तो सबसे पहले ये आए और फिर ये आए। ठीक है, अंग्रेज। ठीक है, फिर कौन आए, आपके अंग्रेज आए। तो चलिए देख लेते हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में अंग्रेज भारत आए। ठीक है, व्यापार के लिए सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इस समय में आपकी क्वीन एलिजाबेथ, आपकी क्वीन महारानी, ठीक है, आपकी महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, आपकी महारानी एलिजाबेथ आई थी 31 दिसंबर 1600 में व्यापार मंडल स्थापित करने, और जहांगीर की अनुमति के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी भारत के अंदर। यह बात मैंने आपको मुगल साम्राज्य में पढ़ा रखी है, आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों पर आपसे बात करी हुई है, आप इन सब चीज़ों को जाकर जरूर देखें।
भारत में यूरोपियन लोगों का आगमन व्यापार से शुरू हुआ, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से लड़ाई की और भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया। यह बात थोड़ी सी गलत हो गई। पुर्तगाली आए थे तो थोड़ा सा कब्जा किया ताकि अपने व्यापार मंडल को स्थापित कर पाएं, लेकिन अंग्रेजों ने अब क्या किया, अंग्रेज बोले भाई व्यापार थोड़ी, इन पर ही शासन क्यों ना किया जाए, ताकि इन पर शासन किया जाएगा व्यापार मंडल तो खुद ही हमारे अधीन हो जाएगा। भैया पावर जिसके पास, सत्ता जिसके पास, हुकूमत जिसके पास, रियासत को तो वही चलाएगा ना। वही वाली बात हो गई। अंग्रेज आए तो थे व्यापार के लिए, लेकिन कब्जा किस पर कर लिया, पूरे भारत पर। तो चलिए देखते हैं अंग्रेजों ने आगे चलकर क्या क्या किया था। आगे की बात करते हैं तो 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का चार्टर दिया। तो चलिए ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है यहां से आपकी 1600 से। कहां पर, जहांगीर के समय से इसकी शुरुआत हो जाती है। कंपनी व्यापार के लिए भारत आई थी। अंग्रेज ब्रिटिश वस्तुओं के बदले में भारत से कपास, रेशम और सोरा का व्यापार करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि रेशम और हमसे कपास मांगा करते थे ब्रिटिश वाले, और उनसे कपड़े बनाकर हमको ही बेचा करते थे। तो देखा जाए सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल हमसे खरीदते थे और महंगे दाम बनाकर उसको कपड़े की फॉर्म में हमको बेच देते थे। ये देख लीजिए कितना अच्छा व्यापार का तरीका है। और हम लोग इतने थे क्योंकि हमारे पास था नहीं। हमारे जो वीवर थे हम सोचते थे अरे यार उन्हें 8 आने की दे दे, 4 आने की दे दे, वो हमसे लेके चले जाते थे सस्ते दामों पर और ले जाकर हमको बेचते थे फिर वो 8 आने पर। ठीक है, अब जो वहां पर रणनीति थी हम उस समय में समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको बड़ा फैंसी सा पहनने में मजा आ रहा था। देखो अब ये फैंसी सा दिख रहा है यहां पर, ठीक है, 2-4 हरे रंग की पट्टियां यहां पे पड़ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है, लुभाने सा लगने लगा एकदम से, है ना। स्वेट एकदम से बढ़िया सा लगने लगा यहां पर, है ना, कि अरे पहन लो, अरे बड़ा बढ़िया कूल सा है। लेकिन भैया हुआ क्या, हमारे यहाँ के जो इंडियन वीवर्स थे बेचारे वो भूखे नंगे रह गए, उनको कुछ नहीं मिला। अंग्रेज जो व्यापार स्थापित करने आए थे और बल्कि हम पे कब्जा करके चले गए। ठीक है, 1947 तक भैया पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने हमारा, और आए कब थे, 1600 में। ठीक है, 1947 तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 347 साल भाई, बहुत लंबा अरसा समय होता है भाई ये। चलिए आगे की बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार 1608 में सूरत आई और उसने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ली। बोले भाई अब ऐसा है, अनुमति दो, अनुमति देने के बाद अब हम अपना काम करेंगे। बोले कैसे, बोले व्यापार की स्थापना करनी है। मुगल साम्राज्य भाई उस टाइम में आपके पास था, और साथ ही साथ में मैं आपको एक बार और बता दूं, सूरत की बात आ रही है। सूरत पे लूट किस शासक ने की थी, और वो भी 2 बार लूटा था सूरत को। भाई बता दीजिए मुझे, आपको ये बात कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है कि सूरत पर 2 बार लूट की है, किस शासक ने लूट की है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको वीडियो में, बहुत संक्षेप में बता चुका हूं। आंसर जानना हो तो जाकर पीछे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पिछले वाली क्लास ही मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, उस लाइव क्लास को आप जाकर देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया। ठीक है, अंग्रेजों ने हिंसा का प्रयोग किया, जैसे कि पुर्तगाली ने किया था कि भाई हमारे पास आप तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है, हम तुम्हें मार गिराएंगे। यही रणनीति किसने अपना ली, अंग्रेजों ने अपना ली। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। बंगाल में कर एकत्र कर निर्माण अपने हाथ में ले लिया। कंपनी बंगाल में शासक बन गई। ठीक है, अब कैसे देखो हिसाब हुआ, बंगाल का जो उस वक्त में आपका राजा था, नवाब था, उस नवाब को अंग्रेजों ने हराया, और हराने के बाद कलकत्ता पर अपना हुकूमत जमा लिया, अपना इक्का जमा लिया, और वहीं पर स्टैब्लिश हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब हुकूमत किसके हाथों है, अब हुकूमत कंपनी के हाथों चली गई। ठीक है, पूर्णतः तरीके से वहां जो लोग रह रहे थे वो सब किसके अधीन हो गए, वो सारे के सारे अधीन हो जाते हैं आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। आपके और 1803 में अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1803 में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य को हराया और भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा
कर लिया। देखा जाए तो देखो मराठाओं की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मराठा जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसमें मैंने कंप्लीट मराठा साम्राज्य की बात करी है, किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और किस तरीके से उसका पतन हुआ। अगर आपको यह बात जाननी है तो जाकर मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम आप लोग देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई होगी, लाइव वाले ऑप्शन में जाकर आप देख लेना, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी वो वीडियो, वहां पे जाके आप देख सकते हैं मेरी क्लास 12। ठीक है, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से अंग्रेज आते हैं और किस तरीके से आपके मराठा साम्राज्य को का पतन करके चले जाते हैं। अधिकांश वहां के जो शासक थे उन सबको बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद यही होता है, उनको मार दिया जाता है, युद्ध में हरा दिया जाता है और उसके बाद आपका पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य अधीन हो जाता है किसके? आपके ब्रिटिश सरकार के। 1857 तक कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर लगभग पूरा भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में था। 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति पर पूरी क्लास लेकर आऊंगा मैं। 1857 की जो क्रांति आपकी रही है उस क्रांति के अंदर आप सभी को पता है तीन आपकी महान शक्तियां भारत की किसके खिलाफ लड़ती हैं? ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ती हैं, लेकिन तीनों की तीनों हार जाती हैं। तीनों एक साथ लड़ती हैं, बस कमियां ये होती हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती है, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के साथ लड़ता है, अपनी सूझबूझ के साथ लड़ता है, जिसके कारण बस अंग्रेज उसमें जीत जाते हैं और ये तीनों के तीनों आपके बड़े शासक जो हैं वो हार जाते हैं। शासक कौन थे इस पूरी चीज की बात करूंगा मैं आपसे 1857 की क्रांति में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो यूरोपियन आगमन का आपका टॉपिक है, तो इसमें मैं ज्यादा ये चीजें नहीं छेड़ूंगा। तो वहां पर जो पूरी बात रहती है तो 1857 तक जब उनको हराया जाता है तो उसके बाद आधे से ज्यादा क्या आप कह सकते हैं पूर्णतः तरीके से जो भारत था वो किसके अधीन हो गया था? अब वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। पूरी तरीके से जो की राज्य की जो आपके पूरा शासन था वो किसके हाथों में था? वो पूरी भागदौड़ जो थी वो आपके इंग्लैंड की महारानी के हाथों में थी। पूर्णतः तरीके से ब्रिटिश का शासन यहां पर हो गया था। आगे की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंग्रेज रेलवे, सड़क, नहरें और बंदरगाह जैसी आधुनिक बुनियादी सुविधाएं लेकर आए थे। तो हम देख लेते हैं पीछे पुर्तगालियों से हमारे लिए काजू, आलू, मिर्चों की खेती के बारे में बात पता लगी थी। अंग्रेजों से हमारे पास रेलवे ट्रैकों की भाई व्यापार मंडल स्थापित किया था। तो भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत समय लगता था अगर बैलगाड़ी चलाओगे तो उन्होंने क्या किया था? रेलवे ट्रैक्स बिछाए थे और उन रेलवे ट्रैक्स से वो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान बड़ी इजी तरीके से पोर्ट किया करते थे। तो रेलवे जो था वो भी अंग्रेजों से आया, सड़क सुविधा भी वहीं से बनी, जैसे शेरशाह सूरी ने आपकी जीटी रोड का निर्माण करवाया था, वो आपकी सड़क की जो सुविधा थी वो अंग्रेजों के समय में भी काफी ज्यादा आपकी पनपी। उसके बाद नहरों का मतलब कैनाल्स बने, फिर बंदरगाह मतलब आपके पोर्ट बने। ये जैसी जो सारी आपकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो सब आपके अंग्रेजों से हमको मिलती हैं। नई फसलें, एक शिक्षा प्रणाली और एक कानूनन प्रणाली शुरू की गई। मतलब अब जो थे अंग्रेजों ने जब अपना शासन, अपना अधिकार यहां पर जमा लिया तो उसके बाद उन्होंने उसके हिसाब से अपनी रणनीति भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब रणनीति में क्या क्या चीजें जुड़ी? कुछ नई फसलों का इंट्रोडक्शन होता है, कुछ नई फसलें आपकी भारत के अंदर आती हैं जहां पर जाकर नई फसलों का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ में नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, एक नई शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है जिसके अधीन भारत के लोगों को और जो अंग्रेज से बाहर से आए हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया? आपकी एजुकेशन की व्यवस्था करवाई और साथ ही साथ में कानून भी बनाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ अगर कोई भी उठेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इस टाइप के जो कानून है वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही तो बनाए हुए थे। तो अंग्रेजों ने एक नई कानूनन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। ब्रिटिश नीतियों ने आपके पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जाहिर सी बात है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो पूर्णतः तरीके से खराब तो होगी। ठीक है, अब क्यों होगी? क्योंकि हमारी भैया जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब होने के पीछे चांसेस ये हो जाते हैं क्योंकि जो चीज थी वो सब अब अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। अंग्रेज चाहे तो अंग्रेज अपने हिसाब से चीजों का दाम बढ़ाते थे, अपने हिसाब से चीजों का दाम घटाते थे। तो और साथ ही साथ में हमको टैक्स कर भी देना पड़ता था अंग्रेज शासन के लिए। तो अगर देखा जाए तो पूर्णतः तरीके से घाटा तो हमारा ही हो रहा है। पता लगे अनाज हमने उगाया, उन्होंने कह दिया इतने प्रतिशत भाई हमको लेना है, इस बार इतना टैक्स भरा जाएगा, हमने दे दिया। उसके बाद अब हमें व्यापार मंडल में हम बैठे, बोले अब व्यापार का टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ पे सब्जी मंडी लगा ली। अब भाई उसका टैक्स कट गया। अब जो भी कुछ हमारा अनाज बिकता है उस अनाज में जो कुछ बचेगा कुछ अपने खाने के लिए तो रखा जाएगा।
तो इन सब चीजों के चलते हम लोग को क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गई, जिसके कारण बस नकारात्मक प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर हमको देखने को मिलता है अंग्रेज के शासन काल में। अंग्रेजों ने अपने कानूनों के तहत भारतीयों के साथ असम्मान व्यवहार किया। ये तो भाई सभी को पता है, जब क्रूर रहे होंगे, पूर्णतः तरीके से हम पर अपना अधिकार जमा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ बहुत कुछ षड्यंत्र भी रच रहे होंगे, और जिसके साथ हमारे साथ क्रूरता व्यवहार के साथ असम्मान, मतलब असम्मानित तो हम लोग वहां पर होंगे ही होंगे। ठीक, आगे की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंच की। किसकी बात कर लेते हैं? बात कर लेते हैं यहां पे फ्रेंच की। तो आपके 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भारत आए। भारत में यूरोपियन का आगमन होता है, ठीक है। इसके क्रम में सबसे पहले फ्रांसीसी व्यापार के लिए आए थे। तो भैया देख लीजिए, सभी लोग यहां पर किसके लिए आए थे? सभी लोग व्यापार के लिए आए थे। ऐसा किसी का नहीं था कि कोई घूमने आया हो, सब यहां पर व्यापार मंडल स्थापित करने के लिए ही आए थे। भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरू हुआ था। जैसे वहां पर ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही जब फ्रेंच के लोग आए तो यहां पर भी क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उसको व्याख्यात हुआ। उनने उसकी वहां पर क्या कर दी, स्थापना कर दी, संरचना कर दी। कंपनी ने भारतीय शासकों के साथ व्यापार किया, लेकिन इसका अधिक विस्तार नहीं हो सका। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो कहेंगे अरे हमने तो नाम भी नहीं सुना है कि फ्रेंच ने की भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जनरली जैसे ब्रिटिश की आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सेम उसी तरीके से आपके फ्रेंच वालों की भी थी, लेकिन ये ज्यादा तरीके से आपकी फल फूल नहीं पाई, जिसके कारण फ्रेंच वालों का जल्द ही क्या हो गया था, पतन हो गया था। और मैं आपको बता दूं, फ्रेंच ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने में भारत का बहुत ज्यादा साथ दिया है, और वही चीज है कि फ्रांस के साथ भारत के आज भी ताल्लुकात जो हैं थोड़े से अच्छे हैं। ठीक है, चलिए आगे की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1604 में, कब? 1604 में दी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ फ्रांस ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का नाम क्या है जी? दी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ फ्रांस ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। मतलब पहले इसका नाम कुछ और था और बाद में इसका नाम क्या पड़ा? इसी का नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ गया था। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, ये नाम आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये नाम जो था बाद में ये किस नाम से जाना गया। तो किस नाम से जाना गया? आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। कंपनी को 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फ्रांसीसियों ने सूरत में और मसूलीपट्टनम में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। कहां? मसूलीपट्टनम नाम की जगह पर और सूरत नाम की जगह पर। आपके फ्रेंच ने क्या किया? फ्रेंच वालों ने, इन फ्रांसीसियों ने अपनी चौकियां स्थापित कर दी और यहां पर अपने व्यापार मंडल को स्थापित करने की एक कोशिश शुरू कर दी। वे फ्रांसीसी शराब, धातुओं और आपका विलासितों की वस्तुओं के लिए भारतीय वस्त्र, रेशम, सोरा और मसालों का व्यापार करते थे। किस चीज का? भाई देखो, भारत में आप क्या कर रहे थे? आपके फ्रांसीसी शराब, धातुओं का और आपके विलासिता का, ठीक है, इनका क्या करते थे? वस्तु, विलासिता से बनी हुई वस्तुओं को क्या करते थे? आदान करते थे, मतलब प्रदान करते थे। और आदान किसका करते थे? मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का होता था? तो इंपोर्ट कर दी ये तीनों चीजें। एक्सपोर्ट अब क्या करवाएंगे अपने यहां पर? भारत के वस्त्र, रेशम, सोरा और मसाले, ये सारी चीजें कहां ले जाएंगे? अपने यहां पर ले जाएंगे। तो भैया देखो, हर किसी का था, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। ठीक है जी, ठीक। आगे की बात कर लेते हैं यहां से। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या लेकर आई? आलू लेकर आई, फूल गोभी लेकर आई, मटर जैसी नई फसलें लेकर आई। ठीक है, ये कुछ नई तरीकों की फसलें थी, जो नई तरीके की फसलें आपकी फ्रांस के आपके शासन में आपकी पनपी थी। फ्रांसीसी मशीनरी भी लाए थे। अच्छा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई, फ्रांसीसियों के पास मशीनरी भी थी। ठीक है, मशीनरी का मतलब हो गया कि काम करने वाली जो मशीनरीज थी, उन मशीनरीज का जो इंट्रोडक्शन था वो किसने कराया था? वो फ्रांसीसियों ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहां से कि मशीनरीज जो थी वो भारत में सबसे पहले कौन लेकर आया था, या फिर मशीनरीज जो थी भारत में सबसे पहले किसने आपकी इंट्रोड्यूस कराई थी? तो किसने कराई थी? फ्रांसीसियों ने कराई थी।
कुछ भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। मतलब कुछ भारतीयों को, जो काम आपके पुर्तगालियों ने किया वही काम किसने किया, फ्रांसीसियों ने किया। इन्होंने भी आपके भारतीयों को ईसाई धर्म में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों के साथ गठबंधन बनाया। किसके साथ, अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए, क्योंकि फ्रेंच वाले अपना शासन नहीं कर पा रहे थे, फ्रेंच वाले अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अधिकांश भारत में फैल चुके थे और जिसके साथ व्यापार करना थोड़ा सा कठिन था। तो ये क्या कर रहे थे, भारत अंग्रेजों से पीछे छुड़ाना चाहता था, फ्रेंच अपने व्यापार की वजह से छुड़ाना चाहता था। तो फ्रेंच वालों ने भारत के साथ मित्रता करी और मित्रता करने के बाद किसके खिलाफ खड़े हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, अंग्रेज शासन के विरुद्ध हो गए। 1746 में फ्रांसीसियों और हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिश सेना से लड़ाई की, लेकिन लड़ाई हार गए। ठीक है, कब, 1746 में। 1746 में हैदराबाद के निजाम और आपके फ्रांसीसियों ने क्या किया, मित्रता कर कर ब्रिटिश के खिलाफ क्या करी, लड़ाई करी। और लेकिन उस लड़ाई का परिणाम क्या निकला, वो उस लड़ाई में हार जाते हैं और जिसके बाद तो इनका रहना और भी ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। आगे की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1750 की बात कर लेते हैं। 1750 से फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों से युद्ध करके अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया। ठीक है, मतलब अब 1750 की बात हो रही है, तो 1750 में आपके फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों के साथ युद्ध करके अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश करी कि बोले भाई ऐसे नहीं तो ऐसे करके हम अपने आप को स्थापित करने की तो कोशिश यहां पर कर ही लेते हैं। उसके बाद आपके 1759 में फ्रांसीसियों ने डचों से यानम पर कब्जा कर लिया और उसके बाद लेकिन 1778 में उन्होंने इसे अंग्रेजों से खो दिया। मतलब जो पुर्तगालियों ने किया वही किसके साथ हुआ, वही आपका हुआ फ्रेंच वालों के साथ। तो भाई फ्रांसीसियों के साथ भी वही चीज दोहराई गई। पुर्तगालियों के ने जो कब्जा किया था भारत पे, वो जाके फिर से अंग्रेजों ने कर लिया। यहां पर जाके फ्रांसीसियों ने आपके डचों से क्या करा था, नाम पर कब्जा किया था। सेम उसी तरीके से अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज जो फ्रांसीसियों का कब्जा किया हुआ था उस पर आकर खुद का कब्जा कर लेते हैं। तो पूर्णतः तरीके से रही तो बात अंग्रेजों के ही हाथ में। अब फ्रांस वालों का यहाँ पे देखो पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब फ्रांस वाले कहीं से नहीं रहे, भारत भारत के लोगों के विरुद्ध तो हो ही गए थे, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हो गया था 1750 में। अब 1759 और 1778 में आके ये भी कहानी खत्म हो गई। अब अंग्रेजों ने भी दरबदर कर दिया, बोले चल भाई साइड में हट, अब व्यापार मेरा है, शासन भी मेरा है, तो हुकूमत भी भाई हमारी ही होनी चाहिए। तो 1720 और 1730 के दशक में फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों से माहे आपकी कराईकल और चंदनगर पर कब्जा कर लिया। मतलब ये वो जगह थी जिन जगहों पर आपके फ्रांसीसियों ने क्या किया था, कब्जा किया था। और 1778 में जाकर फिर से अंग्रेजों ने क्या किया, 1778 में जाके अंग्रेजों ने फिर से आपके फ्रांसीसियों से इन चीजों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आगे की बात करता हूं तो देखो अगला मुझसे क्या कह रहा है। उन्होंने 1947 में, ठीक है, जिस वक्त हम स्वतंत्र हुए थे, में भारतीय स्वतंत्रता तक इन स्थानों पर फ्रांसीसियों भारत के रूप में शासन किया था। मतलब ये जगहें जो उन्होंने ली थी उन जगहों पर जिस पे आपके अंग्रेजों ने शासन हो गया था, उस पे फ्रांस लोगों ने अपना अधिकांश जो था वो जमाए रखा था, ताकि भाई जो है कि वो अंग्रेजों के साथ अब मिलकर रहने लगे थे। और कब तक, 1947 तक, स्वतंत्रता तक इन जगहों पर अपना अधिकांश जमाकर अपना शासन कर रहे थे। फ्रांसीसियों ने कई बार भारतीय शासकों को अंग्रेजों से लड़ने में मदद की थी। ये बात जो कि मैंने आपको बताई थी वो देखो यहाँ पे पॉइंट के तौर पर मैंने यहाँ पर आपकी मेंशन कर दी है। भारत ने यूरोपियन लोगों के आगमन ने भारत और फ्रांस को आपस में जोड़ दिया। किस किस को, भारत और फ्रांस को आपस में जोड़ दिया, किसके, यूरोपियन लोगों के आगमन से। तो जो कि मैंने आपको बताया ये था कि भाई इंडिया और फ्रांस के जो आज भी हमारे जो तालमेल है, जो हमारा मेल मिलाप है, वो कब से है, वो अब से नहीं, वो बहुत पुराना है, जब से हम लोग व्यापार कर रहे थे। तो फ्रांस जब भारत आते हैं तो भारत में आते ही क्या हो जाता है भाई, उनका हमारे आपस के साथ मित्रता वाला एक ताल्लुक बन जाता है। नई फसलें, संस्कृति, शब्द और वास्तुकला
और वास्तुकला फ्रांसीसियों के माध्यम से भारत आए थे। तो फ्रांसीसियों के माध्यम से क्या क्या हमारे पास आता है, फसलें आती हैं, संस्कृति आती है, शब्द आते हैं और कुछ वास्तुकला की चीजें भी आती हैं। ये सारी चीजें जो थी वो हम सब किससे सीखते हैं, वो हम सारी की सारी चीजें सीख जाते हैं यहाँ पर फ्रांसीसियों के भारत आने से। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में हमारे पास आते हैं कौन, डच। तो हमने तीन चीजों पर बात कर ली, किस किस पर हम लोगों ने बात कर ली है, हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर पुर्तगाली की, फिर बात कर ली हमने यहाँ पे अंग्रेज की, फिर हमने बात कर ली यहाँ पर फ्रांस की, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर डच की। ये आपके यूरोपियन के आखिरी वाले आ गए। ठीक है, भारत में यूरोपियन के आगमन की बात कर लेते हैं। तो इसके दौरान डच भी व्यापार के लिए भारत आए थे। ये भी किसके लिए आए थे, व्यापार के लिए ही भारत आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 वर्ष तक भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। मतलब 200 वर्षों तक किसने, आपके डच ने 200 वर्षों तक आपके भारत के कुछ हिस्सों पर क्या किया था, शासन किया था, उसको अपनी हुकूमत में रखा था। 1602 में डचों ने भारत सहित एशिया के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। किसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। जैसे पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, वैसे ही डच आए, उन्होंने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर ली अपने ही नाम से। कंपनी को 1605 में मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, फ्रांस को भी जहांगीर से ही मिल गई, इनको भी जहांगीर से मिल गई, ब्रिटिशर्स भी जहांगीर में ही आ गए, सबके सब जहांगीर के शासनकाल में आ गए। सबने अपना अपना अधिकार जमा लिया, अनुमति भी ले ली और उन्हीं को कुचल के फेंक भी दिया। ठीक है, उन्हीं को कुचल कर फेंक भी दिया, मतलब पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हो गई। ये तो हमने अनुमति दी, हमारे पीठ में छुरा भोंका, हमारे ही चीजों पर शासन किया और हमें ही लूट पाट के चले गए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय तटीय शहरों में व्यापारिक चौकियां स्थापित कर ली। कहां कर ली, जो भारतीय तट वाले, जो पेनिसुला वाले रीजन है, ये भारत का ये जो पेनिसुला वाला रीजन है, इन वाले रीजन पर क्या कर दिया, इन वाले रीजन पर अपना अधिकार जमा लिया। ये वाले जो रीजन आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये वाले ये जो आपके पानी से घिरे हुए वाले जो क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों पे क्या किया, इन सब क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमा लिया और अपना अधिकार जमाने के साथ साथ अपनी चौकियां वहां पर स्थापित कर ली और वहां से व्यापार मंडल को बहुत ज्यादा आसान कर लिया। वे डच धातु के बर्तन, ठीक है, डच धातु के बने हुए बर्तन, वस्त्रों और मसालों के बदले भारतीय वस्त्रों, मसालों और सोरा का व्यापार करते थे। अब ये क्या करते थे, ये भी आदान प्रदान कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस चीज का, आपके डच धातु के बर्तन बनाते थे, वस्त्र और मसाले, कपड़े और मसाले लेकर आते थे डच से, और यहां से क्या ले जाते थे, यहां से भारतीय वस्त्र ले जाते थे, मसाले ले जाते थे और क्या ले जाते थे, सोरा ले जाते थे। ठीक है, कंपनी भारत में क्या लेकर आई, आलू और ट्यूलिप जैसी नई फसलें लेकर आई। ट्यूलिप का फूल होता है, ठीक है, ट्यूलिप का क्या होता है, फूल होता है। तो ट्यूलिप और आलू जैसी फसलें यहां पर कौन लेकर आते हैं, आपकी डच कंपनी भारत लेकर आती है। ठीक है, ये देखो, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सारी चीजें आप अपने नोट करते हुए चलिए, आपको सब कुछ अपनी डायरी में आप लोग लिखते हुए चलिए। ठीक है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं आप सबके लिए। यहां से देख लेते हैं आगे। डचों ने मसालों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेषकर इंडोनेशिया में। ठीक है, क्या करते हैं, डच जो है वो मसालों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सबसे ज्यादा ये जो है विशेष करके कहां पर होता है, इंडोनेशिया शहर के अंदर हो जाता है। उन्होंने 1600 के दशक की शुरुआत में भारत और इंडोनेशिया में कई पुर्तगाली व्यापारिक चौकियों पर कब्जा कर लिया। किन्होंने, आपके डच वालों ने भारत और इंडोनेशिया में, भारत और इंडोनेशिया जहां पर मसालों का यहां पे काम हो रहा है, वहां पर पुर्तगालियों ने कई सारे अधिकांश जगहों पर अपनी चौकियां स्थापित कर ली, कई अधिकांश जगहों पर अपना कब्जा कर लिया। 1653 की अगर मैं बात करता हूं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केरल के कोचीन शहर पर, कहां पे, केरल के कोचीन शहर पर, यहां पर आपका बंदरगाह बना हुआ है, यहां पर आपका पोर्ट है, पर पुर्तगाली और शासकों पर हमला किया और उन्हें जीत लिया। तो मतलब पुर्तगालियों ने आपके क्या किया, कोचीन शहर पर कब्जा करते हैं और कोचीन शहर पर कब्जा करने के बाद क्या कर लेते हैं, उनको अपने अधीन में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये हमारा देखिए आखिरी चल रहा है, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए भैया। डचों ने स्थानीय भारतीय शासकों और पुर्तगाली सेनाओं को हराकर नागपट्टिनम 1658 में
आपका पुलिकट आपका 1660 में, आपका चिन्नपट्टनम आपका 1662 में, आपका कालीकट 1663 में और कोचिन 1702 में सहित भारतीय बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। तो मतलब मेनली जो काम था, जो मैंने आपको बताया, पेनिनसुलर रीजन जो भारत के आपके यहाँ पर है, जो आपके भारत के, ये देखो गुजरात वाला पार्ट है, उसके बाद ये नीचे ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, ये पूरा पूरा पेनिनसुला बन गया है भारत का। इस पूरे पेनिनसुलर वाले पार्ट पे क्या कर दिया है भैया, जहां जहां बंदरगाह थे भारत के ये, ठीक है, सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। और ये सब कब्जे आपके तिथियों के साथ यहां पर मेंशन है, सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, सारे ही सारे महत्वपूर्ण है आपके लिए। डच ने इन कब्जों वाले क्षेत्रों पर डच भारत क्षेत्र के रूप में शासन किया, मतलब डच और भारत के नाम से यहां पर शासन किया और इन सब पोर्ट पर, बंदरगाहों पर बहुत बढ़िया तरीके से अपना व्यापार मंडल स्थापित करके 200 वर्षों तक पूरा शासन किया है। लेकिन ये सारे शासन कब खत्म हो गए, 1947 के साथ सारे के सारे जो यूरोपियन शासक थे ये खत्म हो गए। लेकिन व्यापार मंडल तो आज भी स्थापित है, जो कि 1498 से चलता आया है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग आज बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ये अगला स्लाइड हमारे पास रह जाता है। आपके 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डच क्षेत्रों पर हमला किया। किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1795 में अंग्रेजों ने भारत और इंडोनेशिया में से सभी डच संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। देखो अंत तक तो हमारे पास बचे कौन थे, यही बचे थे, और फ्रांस बचे थे। ठीक है, फ्रांस के कुछ लोग बचे थे और हमारे पास अंग्रेज बचे थे। उसके बाद तो सारे लोग जो थे वो भारत से जा चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने किसी को छोड़ा ही नहीं था। तो यहाँ पे 1795 में सारी चीजों पर जो बंदरगाह आपके डच वालों ने क्या करे थे, हत्याए थे, उन सबको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, छुटकारा उनसे भारत को दिलाया और उन सबको भी अपने शासन के अधीन कर लिया। डचों ने लगभग 200 वर्षों तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 200 वर्षों तक भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखा, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था, मतलब बाउंड्री सीमित थी, क्योंकि बाकी जगहों पर आपके सभी जगह अंग्रेज का शासनकाल, हुकूमत उनका बना हुआ था, उनका शासन चल रहा था। उन्होंने अंग्रेजों की तरह भारतीय समाज को नहीं बदला, ठीक है, लेकिन उन्होंने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के यूरोपीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो देखिए, जिस तरीके से जो काम किसने अंग्रेजों ने किया, वो काम इनका करने का नहीं था, वो इनकी चेष्टा नहीं थी, ये सिर्फ अपने व्यापार मंडल को बढ़ाने आए थे। लेकिन अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारत को भी बढ़ाने का काम किया। कैसे? भारत पर खुद ही कब्जा करके। तो अगर देखा जाए तो भारत पे जो पूर्णतः तरीके से जो 1600 वर्ष से लेकर 1600 ईसा पूर्व से लेकर, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1600 से लेकर आपके 1947 तक, मतलब 347 साल तक का जो कब्जा रहा है, वो कब्जा किसका रहा है? अंग्रेजों का रहा है। तो ये जो नंबर है, ये जो काउंटिंग है, ये बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस पूरे वक्त में जितने भी बाकी के आपके यूरोपियन देश आए थे, सभी को पूर्णतः तरीके से अंग्रेजों ने हटा दिया, अपने रास्ते से पूर्णतः तरीके से यहाँ पे नष्ट किया है। क्योंकि अगर आपको शासन करना है तो ऑब्वियसली बात है भाई, देखो कहते हैं कि जंगल का राजा तो एक ही होता है, जो है शेर है। अब दो जंगल के राजा थोड़ी हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जब खुद को राजा बना रखा था, तो डच आए तो डच की सारी चीज़ों को हत्याया, फ्रांस आए तो उनकी सारी चीज़ों को हत्याया, और साथ साथ में पुर्तगाली आए तो उनकी भी सारी चीज़ों को हत्या कर उन्होंने अपने अधीन किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज हमारी ये क्लास खत्म होती है। आई होप सो आपको यूरोपियन का आगमन जो मैंने आज आप इस वीडियो में लेकर आया था आपके लिए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप उसमें वो चीज़ें हमको बता सकते हैं। आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड आप सभी शेयर करेंगे इस वीडियो के लिए, और चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। मिलते हैं हम लोग कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।